नमस्कार। नंबर 1 डिबेट शो मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और अब तमाम राजनीतिक दलों का फोकस आखिरी चरण की 57 सीटों पर लगा हुआ है, जहां पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। अब सियासी वार पलटवार के दौर में कई बार कुछ बातें ऐसी कह दी जाती हैं जिसकी गूंज दूर तलक और देर तक सुनाई देती है। मंगलसूत्र, मुसलमान और मटन के बाद अब देश में मुजरा पॉलिटिक्स का शोर है। देश की जनता भी सियासी हलकों में नेताओं की मंडी में मुजरे पर सियासी बयानों की ताथैया देख रही है और पूछ रही है कि इन सियासी शोर में उनके हक की आवाज कहां दब गई है, उनके असल मुद्दों पर कोई बात आखिर क्यों नहीं कर रहा है। तो गंभीर सवाल है कि आखिर मुजरे पर बात हो रही है लेकिन असल मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही, और मुजरों पर अगर बात हो रही है तो इस बयान के मायने क्या हैं, किसने मुजरे पर बात कही और किसने उस पर क्या पलटवार किया, ये पहले एक रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद डिबेट शुरू करते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे। लोकसभा चुनाव का सियासी संग्राम महिलाएं, मंगलसूत्र, मुसलमान, मटन से होते हुए आखिरी चरण तक मुजरा पॉलिटिक्स तक पहुंच गया है। शनिवार को बिहार और यूपी के चुनावी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को सर्वोपरि बताने के दौरान विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाकर मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST और OBC आरक्षण के लिए डट कर खड़ा हूं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। PM मोदी के इस मुजरा वाले बयान पर विपक्ष तिलमिला गया। सभी ने PM मोदी के बयान पर जोरदार पलटवार किया है और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए। जुबान, भैंस, मंगलसूत्र, मछली, मटन और अब मुजरा क्या बना कर रख दिया। कौन सी फिल्में देख देख करके डायलॉग लिखे जा रहे हैं आपके, और अनशंट आधारहीन बातें। धर्म के नाम पर आरक्षण। कभी मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ा? मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। इधर देश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सियासत में भी मुजरा पॉलिटिक्स का मुद्दा गर्म है। ये कितना गलत है जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाजपा आएगी, 400 सीट लाएगी तो संविधान संशोधन किया जाएगा। एकदम गलत बात, निराधार बात। भारतीय जनता पार्टी के होते भी संविधान संशोधन की बात कोई सोच नहीं सकता, आरक्षण परिवर्तन की बात कोई सोच नहीं सकता। हाँ, UCC आएगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। प्रधानमंत्री जैसे पद पे रह के कोई व्यक्ति जो इस तरह की बातें करता है कि, तो मैं समझता हूँ 4 तारीख के बाद वो अपनी तैयारी मुजरा की कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से इतने बौखला गए हैं कि ये 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी अब इस पर आ गए, हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे, भैंस चोरी की बात करने लगे, मंगलसूत्र चोरी की बात करने लगे। अब तो इन्होंने हद ही पार कर दिए, अब ये मुजरा की बातें करने लगे। कुल मिलाकर आखिरी फेज के चुनावी दंगल में 1 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। ऐसे में मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान के बाद अब मुजरे की भी एंट्री ने चुनावी माहौल में नया रंग खोल दिया है। अब देखना है कि यह रंग किसके लिए शुभ है और किसके लिए हानिकारक। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो ऐसे जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते चले गए, पहले मंगलसूत्र की बात होने लगी, फिर मुसलमानों की बात हुई, फिर पाकिस्तान भी बीच में आया, चीन की बात हुई, और अब मटन से होते हुए ये बयान अब पहुंच चुका है मुजरा तक। अब इस मुजरे पर जमकर सियासत हो रही है। किसने क्या कहा आपने सुना। 3 मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रजनीश सिंह जी पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। राम पांडे जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सरमन नगेले जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। नगेले जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये तमाम अहम मुद्दों की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे कि 10 साल का अहम विकास है हमारे पास में करने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। ये मुजरा की बात कहाँ से आ गई रजनीश जी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे अभी जो 2024 का चुनाव जो अंतिम चरण की ओर है, जब से चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, और भी हम हमारे तमाम जो जितने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो सब हम 10 साल की उपलब्धि के ऊपर लगातार बात कर रहे हैं। और जिन चीजों का आपने जिक्र किया, ये आखिर लेके आया कौन? पाकिस्तान का जिक्र किसने किया कि उनके पास एटम बम है? हमारे एक इनके बहुत बड़े इनके नेता हैं, इनके गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, वो तो सब भारत वालों को बोल दिए कि दक्षिण भारत अफ्रीकी देशों जैसे इन दिखते हैं, उत्तर भारत अंग्रेज जैसे दिखते हैं। ये सब विषय को लाया कौन? ये इनके मैनिफेस्टो को लाया कौन है? भारतीय जनता पार्टी लाई। उसमें जो चीजें लिखी है, इसको कौन कहा है? जो धर्म आधारित आरक्षण जो दिया है, किसने दिया है? तो जब देश की जनता चुनाव है और प्रधानमंत्री जी जब एड्रेस करेंगे, इनका जो चरित्र है, इनकी जो रजनीश जी, वही तो सवाल कि जब प्रधानमंत्री जैसा शख्सियत किसी जगह पर जाकर चुनावी सभा को एड्रेस कर रहा है, तो क्या मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करने से ही अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे? सवाल सबसे बड़ा ये, विपक्ष तो उठा ही रहा है, आम जनता भी पूछ रही है कि इसकी आवश्यकता क्या है, ये मुजरा शब्द की जरूरत क्या, और उसको लेकर उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, क्या इस पद की गरिमा के अनुरूप ये सब कुछ ठीक है? हितेश जी, पहली बात तो ये कि जो बड़े बड़े ज्ञान बांट रहे हैं, पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए 10 साल में इनके बड़े बड़े, कोई सामान्य कार्यकर्ता की बात से नहीं कर रहा हूं, जो बड़े बड़े हैं, प्रधानमंत्री को अपने आप को दावेदार समझते हैं, ऐसे लोगों ने किन किन शब्दों का इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा की चिंता है तो क्या का उपयोग कितने बार किया, उसको एक बार थोड़ा गिरेबान में झांक के देख लें। और दूसरी बात, माननीय मोदी जी के जब सभा होती है, 35-40-45 मिनट का भाषण होता है, उसमें आपने एक लाइन को टैग किया है कि इसने एक कहा, लेकिन 35-40 मिनट के भाषण में उन तमाम चीजों का जो 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय देश यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकास में, चाहे वैश्विक स्तर पर, अर्थव्यवस्था पर, सारे चीजों पर फोकस्ड रहते हैं और सारे चीजों पर भाषण देते हैं और उसी पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करके वोट मांगते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसलिए इनके पास बोलने कहने के लिए कुछ है नहीं। अपने को पहले गिरेबान में झांक के देख लें कि क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या शब्द ठीक है राम पांडे साहब, उसके बाद फिर जवाब दीजिएगा इस पर। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह के बयान तो आप लोगों की तरफ से भी पहले भी कई बार लगातार आते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अगर कुछ कहा है, वो दरअसल संविधान के मसले पर बात कर रहे थे कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी संविधान में कोई कहीं बदलाव नहीं कर सकता। और तब उन्होंने ये बात कही कि चाहे जितना कुछ करना है कर लीजिए, मुजरा करना है कर लीजिए, लेकिन वो नहीं रुकेंगे। बताइए राम पांडे साहब। मेरी याद में तो हमारे किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद एक बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है और प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री को लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री को लोग सुनते हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी कहे या भारतीय जनता पार्टी की नजर में तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं है, भगवान है। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि वो भगवान के अवतार हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनको भगवान अवतार बता चुके हैं और वो स्वयं भी कह चुके हैं कि मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ है, मुझे तो ईश्वर ने भेजा है। मान लेते हैं कि ये ईश्वर है, भगवान है, मान लीजिए प्रधानमंत्री है, मान लीजिए ये देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या उनसे इस तरह की भाषा की उम्मीद की जा सकती है? क्या उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए?
क्या एक प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्द उपयोग करना चाहिए कि लोग अपने परिवार के साथ बैठकर प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुन सके? अभी तक बोला जाता था कि ये फिल्म परिवार के साथ देखने लायक नहीं है। अब तो ये हालत हो गई है कि भारत के प्रधानमंत्री का भाषण परिवार के साथ सुनने लायक नहीं है। और ये पहली बार उन्होंने नहीं कहा है, कई बार कहा है। अब तो ये बिल्कुल कहना चाहिए कि हार की घबराहट कहें, हड़बड़ाहट कहें, अब तो उन्होंने अति कर दी और हमारे देश की महिलाओं का अपमान किया है। हम मुजरा की ही बात कर लें, यदि कोई महिला मजबूरी में मुजरा करती है, वो जानकर नहीं करती है, तो भी आपको महिलाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और आपने विपक्ष के बारे में कहा है, तो विपक्ष में मायावती जी हैं। क्या मायावती जी के बारे में आपके ऐसे विचार ठीक है? क्या ममता बनर्जी जी के बारे में आपके इस तरह के विचार ठीक है? लाखों महिलाएं विपक्ष की पार्टियों में हैं। राम पांडे साहब, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी पीछे नहीं हैं। कभी चमचा जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो कभी इसी तरह के और शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है। तब भी तो पद की गरिमा का ख्याल आप लोगों को की तरफ से भी रखा जाना चाहिए ना। मुझे तो नहीं लगता मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा बोला है। मुझे नहीं लगता नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा बोला है। मुझे नहीं लगता राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा बोला है। मुझे नहीं लगता इंदिरा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी ऐसा बोला है। मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह से, इवन इनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी शालीन भाषा का उपयोग करते थे, वो भी विपक्ष पर कटाक्ष करते थे, व्यंग करते थे, लेकिन उनकी भाषा गिरी हुई नहीं होती थी, उनकी भी भाषा ठीक होती थी। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है, उन्होंने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए कहा था कि आज भारत माता शोक मग्ना है, भारत माँ का बेटा चला गया, भारत माँ का पुजारी चला गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो नेहरू जी की इतनी तारीफ करते थे। तो आज चूंकि नेहरू जी की पुण्यतिथि है तो मुझे याद आ गया। लेकिन इनकी जो भाषा है उससे ये समझ में आ चुका है कि इनका चाल, चरित्र, चेहरा, ये तीन शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जो शब्द प्रधानमंत्री ने उपयोग किया है वही इनका चाल है, वही इनका चरित्र है और वही इनका चेहरा है, वही इनकी असलियत है। ठीक है, रजनीश जी इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा अपनी, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। नहीं, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि किसी प्रधानमंत्री के याद नहीं आता। आपके प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। आपके प्रधानमंत्री ने कहा है पैसे पेड़ पर नहीं उगते, महंगाई के विषय पर। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों का पहला, भारत के जो रिसोर्सेज हैं उसमें अल्पसंख्यकों का पहला हक है। और हमारे जो नेता हैं इस तरह के भाषा कभी नहीं किए हैं। आपने बोला ना कि अटल जी के लिए, अटल जी बोलते थे, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मान सब समय देश हित में जब भी विषय रही है देश के साथ खड़े रहते थे। आपको मैं अभी समय रहता तो और गिना देता कहां कहां। आपके जो यूपीए अध्यक्ष चेयरपर्सन थी अटल जी के बारे में संसद में जो कहा है, एक बार याद कर लीजिएगा कि उनको तानाशाह, गिरा हुआ व्यक्ति, क्या क्या नहीं कहते, प्रधानमंत्री जी थे। और ये संसद का भाषण है जिसका जब जवाब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया तो आपके चेयरपर्सन उठ के चली गई तमतमाते हुए जब उनका जवाब देना। तो इसलिए आप इन बातों को छोड़ दीजिए कि आपके भाषा मर्यादा देश 10 साल में जहां से जहां पहुंचे हैं, चौकीदार चोर हैं, अपराध मौत के सौदागर हैं। अरे आपने क्या 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 बातें नहीं कही है इस देश के प्रधानमंत्री में। आज आपको याद आ रहा है कि बड़ा संवैधानिक पद है, प्रतिष्ठित पद है, ये पूरा एक देश का सम्मान होता है, ये अभी आपको याद आ रहा है। और 4 तारीख के बाद फिर भूलेंगे, अभी 4-5 दिन में फिर आप भूलेंगे। तो देश की 130 करोड़ जनता इनकी असलियत जान चुकी है, देख चुकी है। और माननीय मोदी जी ने जो कहा है इनको इसलिए चुभ रहा है। राम पांडे साहब, इस तरह के नैरेटिव इन्होंने सेट किया चुनाव में। चलिए, बिहार में जाकर प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया उसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, आपके नेताओं ने भी उस पर रिएक्शन दिया। अब राहुल गांधी पहुंचे हैं बिहार में और उन्होंने वहां पर जाकर जनसभा के दौरान ये कहा कि चमचों वाला इंटरव्यू देखा है। क्योंकि अभी पीएम ने कई सारे पत्रकारों को इंटरव्यू दिए हैं, तो चमचों वाला इंटरव्यू। तो कुल मिलाकर क्या आप लोगों की तरफ से भी शब्दों की गरिमा का ख्याल रखा जा रहा है? जी, मुझे तो नहीं लगता कि रवीश कुमार को कोई इंटरव्यू दिया है। मुझे लगता है सपा को कोई इंटरव्यू दिया है, अजीत अंजुम को इंटरव्यू दिया है। और इंटरव्यू क्या, आप प्रधानमंत्री है, आप तो विश्व गुरु है, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, 100 पत्रकारों को बुलाइए। ये
ऐसा इंटरव्यू के जिसमें सवाल पहले बता दिए जाते हैं कि आप काट कर खाओगे कि चूस खाओगे, आप पॉकेट में पर्स रखते हो कि नहीं रखते हो, आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, तो ऐसे वो क्या कहेंगे? अभी आपने मुझसे इतने सवाल पूछे, आपने कोई सबसे सरल सवाल नहीं पूछा कि पांडे जी प्रश्नावली भी कांग्रेस के हमारे मित्रों से पूछ लिया करें कि क्या क्या प्रश्न पूछना है। आप अपने मन से मत पूछा करिए, इन्हीं से पूछ लिया करें, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से कि आपको क्या प्रश्न करना है, मीडिया को क्या प्रश्न करना है, इन्हीं से पूछ लीजिए। प्रश्न पांडे साहब, जैसे मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों के की तरफ से, आपके पक्ष के नेताओं की तरफ में से भी कई इस तरह के बयान निकल के सामने आए जिसमें पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री की तरफ से आया तो आप निशाना साध रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं का आप बचाव कर रहे हैं। खैर, मैं आ रहा हूं आपके पास राम पंडित साहब। मुझे लगता है आप भी प्रधानमंत्री के मुजरा शब्द का समर्थन नहीं करेंगे और रजनीश सिंह जी भी नहीं करेंगे। उन्होंने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द का सही उपयोग किया। रजनीश सिंह जी, हितेश जी, आप भी उस शब्द से सहमत नहीं है। हाँ, वो तो मैंने सवाल रजनी जी से पूछा भी कि क्यों जरूरत पड़ रही है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। खैर, मैं सरमन नगेले साहब को अब चर्चा में शामिल करता हूं। सरमन नगेले जी, इंतजार किया आपने, चूंकि दोनों पक्षों को हम सुन रहे थे, आपकी क्या अपनी प्रतिक्रिया? चूंकि आप पत्रकार के तौर पर आपने भी कई चुनावों को देखा है, किया है। अब ये जिस तरह से इस बार मंगलसूत्र की बात हो रही है, मटन की बात हो रही है, मुसलमानों की बात तो खैर हर चुनाव में होती ही है, अब ये मुजरे तक बात आ गई है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए माननीय हितेश जी, 2014 के और 2019 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, ना इस तरह के शब्दों का उपयोग किया है जो इस चुनाव में उनसे कैसे हो रहे हैं, किन कारणों से हो रहे हैं, ये उनके दल का अपना निजी मामला है। इस तरह की शब्दावली से उनको बचना चाहिए, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, और आपसे जो भारत के जो युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते, वो आपसे प्रेरणा लेते, आपको आदर्श मानते, वो इस तरह की आपकी भाषा शैली से क्या सीखेंगे? एक दूसरा मेरा ये कहना कि मुजरा शब्द कोई असंसदीय शब्द नहीं है। मुजरा शब्द जो है ना, वो क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषण में आ गया है कि हाल ही में एक लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी आई है, वेब सीरीज, उसमें मुजरा को लेकर पूरी कहानी और पूरी चीजें बताई गई हैं। तो मुजरा शब्द जो है ना, वो कोई असंसदीय नहीं है, और मुजरा सिर्फ तवाइफों द्वारा किया जाता था, और वहां पर कुलीन लोग जो है ना, या राजे महाराजे या जो उस समय के नवाब थे, उनके लोग वहां संस्कार सीखने जाते थे। तो मुजरा शब्द कोई ऐसा नहीं है कि जो असंसदीय हो, या उसमें कहीं कोई किसी तरह की कोई ऐसी उसमें कोई एक संदेश छुपा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी को पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीजों से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है वो कर रहे हैं, ये बात माननीय राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। उन्होंने अमरावती में माननीय प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में किस तरह की टीका टिप्पणी की थी, इससे उनको बचना चाहिए था। माननीय मोदी जी भी कई बार कर चुके हैं, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कई मर्तबा ये लोग दोनों नेता उल्लंघन कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दो मर्तबा उनके पार्टी अध्यक्षों को लिखकर भी उनसे जवाब मांगा है, लेकिन इसके बाद भी इनकी भाषा शैली में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना ये है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी योजनाएं, अपना घोषणा पत्र, अपने 10 साल के कार्यकाल ये बताना चाहिए, वो बता भी रहे हैं जी। और देखिए, मैं रजनी जी, यही सवाल मेरा आपसे करना चाह रहा था कि 10 साल के कार्यकाल में बताने के लिए बहुत कुछ है, और जनता भी ये जानना चाहती है कि आप किन मुद्दों के तहत एक बार फिर से जनता के बीच में है। बात मुद्दों की हो नहीं रही, मुद्दों से इतर तमाम अलग अलग विषयों पर बात हो रही है। सवाल सबसे बड़ा यही कि ऐसा हो क्यों रहा है? रजनीश जी, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है, इसलिए असल मुद्दों की बात नहीं हो रही और इन तमाम मुद्दों की बात हो रही है। हितेश जी, मैंने पहले इस बात का जिक्र किया था, अभी फिर बता दे रहा हूं कि कम से कम इस लोकसभा चुनाव दरमियान मैं 6 से 7 सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना हूं, और उसमें मैंने पहले कहा कि आपने सिर्फ एक लाइन को, रैली का एक लाइन को बोला है, वो हर रैली में, हर अपने जो पब्लिक एड्रेस हो रहा है उसमें एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, 70 से 140 कर दिए, IIMs की कर रहे हैं, IIMs की कर रहे हैं, हाईवे की कर रहे हैं कि 91,000 किलोमीटर 1.5 लाख से ज्यादा हो गया है, 4 लाख गरीब परिवारों को आवास दिए, 10 लाख से ज्यादा परिवारों को गैस कनेक्शन दिए, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने बैंक खाता दिया, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हितग्राही मूलक योजना का हो रहा है।
ऐसे तमाम ठीक है। योजना राम पांडे साहब की जिक्र कर रहे हैं। राम ये पांडे सब साहब, जिक्र कर रहे जिस हैं। बात देश को के लेकर ये अंदर मुजरा वाली चीज आई, अर्थव्यवस्था जो 11वां से 5वां ही है, इसकी जिक्र कर रहे हैं। आने वाले समय में हम तीसरे नंबर पर जाएंगे। तो जितने प्रकार के होता है, कोविड काल से कैसे इस देश को बचाया गया उसकी जिक्र कर रहे हैं। तमाम योजना है, गरीब गांव, गरीब किसान। ठीक है, हर बात का जिक्र हो रहा है। राम पांडे साहब, जिस बयान को लेकर ये मुजरा वाली बात निकल के सामने आई, बिहार में जो बयान दे रहे थे चुनावी सभा के दौरान, दरअसल वो संविधान की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान में किसी तरह का बदलाव नहीं होने जा रहा है। उन्होंने ये तक कहा कि मेरे रहते एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर और संविधान में कहीं कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग मंचों के जरिए ये बताती रही है कि बीजेपी की सरकार आती है, 400 सीटें आती हैं तो फिर ये संविधान में बदलाव करेंगे। क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है, क्यों आप ये कह रहे हैं? तो आप स्वयं समझ जाइए इसको क्या कहेंगे। इनके 4 सांसद कहते हैं संविधान बदल देंगे, 4 कहते हैं नहीं बदलेंगे, तो एक्चुअल में इसे क्या कहेंगे? इनके आधे लोग कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, आधे कहते हैं एफडीआई लाओ, इनके आधे लोग कहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे, आधे कहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कह चुके थे कि आधार कार्ड देश के लिए अच्छा नहीं है, इससे ठीक नहीं है, प्राइवेसी लोगों की लीक होगी। फिर वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये तो आधार कार्ड देश के लिए बड़ा अच्छा है। ये कंप्यूटराइजेशन का विरोध करते हैं, फिर कहते हैं कंप्यूटराइजेशन अच्छा है, डिजिटल इंडिया अच्छा है। हर चीज का ये विरोध करते हैं, फिर हर चीज को ये कहते हैं अच्छा है। गौ माता की बात करते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, बीफ कंपनियों से हम चंदा ले लेंगे। तो एक्चुअल में तो मुजरा इसको कहेंगे ना कि आप अपनी बात से हर बार पलट जाते हो। एक दिन कहते हैं, इसी समय प्रधानमंत्री को इंटरव्यू दिया तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यदि मैं हिंदू मुस्लिम करता हूं तो मैं इस समाज में रहने लायक नहीं हूं। और दूसरे दिन फिर हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वयं क्या कर रहे हैं, आज कुछ कहते हैं और कल फिर उसी बात से बदल जाते हैं। सरमन जी ने कहा कि मुजरा असंसदीय भाषा नहीं है। मैं कहता हूं किसी भी सभ्य पुरुष से आप केवल इतना कहकर देख लीजिए कि आपकी लड़की तो मुजरा करती है, वो आपका सर फोड़ देगी, पिता उसका सर फोड़ देगा। किसी से क्या हम बोल सकते हैं कि आपके परिवार की महिला मुजरा करती है, वो आपका खून चूस लेंगे। तो चलिए रजनीश जी, मतलब है मुजरा जिस जगह पर यह बयान दिया गया, बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो अधिकतर सीटें इस आखिरी चरण में शामिल हैं, क्या आपको लगता है कि इस जो ये बयान दिया है, इस पर जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है, इसका नुकसान हो सकता है? रजनीश जी, हितेश जी, मुझको तो कहीं नहीं दिख रहा है देश में कहीं विपक्ष एकजुट है और भ्रम पाल के रखे कि हम एकजुट है। कहाँ सिर फुटबॉल हो रहा है देख रहे हैं, खैर उनका विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश में नैरेटिव फैलाया है, चाहे सेना हो, वैज्ञानिक हो, हमारे देश के हर चीज के ऊपर में 10 साल में ये इस तरह से निगेटिविटी की राजनीति किए हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, इस तरह की बात, चाहे सनातन धर्म की विरोध की बात हो, लगातार बयान दे रहे हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसका इन्होंने जवाब दिया है कि विपक्ष चाहे जो करना है कर ले, मैं जो मिशन में निकला हूं, जो काम देश के सुधार के लिए किया हूं और करने वाला हूं, जो हमारे घोषणा पत्र में शामिल है, उसमें हम जाएंगे। विपक्षी दल जहां जो चाहे करें, जैसा चाहे, विदेश से मदद लें, पाकिस्तान से मदद मांगे और अन्य देश से मांगे। सरमन नगेली जी, प्राय था माननीय मोदी, सरमन नगेली जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। एक तो जिस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं मुजरा वाले बयान को लेकर, इन मुजरा वाले बयान को लेकर जब हम चर्चा कर ही रहे हैं, इन सब के बीच में एक चमचा वाला बयान जो है वो फिर से अब ट्रेंड करने लगा है। तो इस चमचे वाले बयान पर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा, चूंकि कहीं ना कहीं पूरी पत्रकार बिरादरी पर सवाल खड़ा किया गया है और ये कहा गया है कि चमचों वाला इंटरव्यू देखा क्या आपने? आपकी प्रतिक्रिया इस पर? नहीं, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर कहूंगा कि माननीय राहुल गांधी जी को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए और यदि उन्होंने ऐसा किया है जो बार बार कर रहे हैं तो उनको इसको लेकर माफी मांगना चाहिए। क्योंकि आप व्यक्ति विशेष का नाम लीजिए ना, आप ये सिर्फ हवा में बात करके लोगों को पूरी समाज को, पूरे पत्रकारिता जगत पर ऐसा हमला करेंगे, उचित नहीं है। अब देखिए, जहां तक माननीय मोदी जी 71 इंटरव्यू दिए उन्होंने, और अभी भी हो सकता है कि अभी भी जो अंतिम चरण के पहले भी कुछ इंटरव्यू दे दें, वो 71 इंटरव्यू
राहुल गांधी जी का तो एक भी इंटरव्यू देखने में नहीं आ रहा है। लोग प्रयास कर रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं। तो देखिए क्या है कि सिर्फ मीडिया को दोनों दल, चाहे माननीय मोदी जी भी कई बार कटाक्ष करते मीडिया को लेकर, और राहुल गांधी जी का तो एक वो आदत में आ गया है, उनका एक आदत में शुमार हो गया कि मीडिया को हम कटघरे में। ठीक है, वैसे समय खत्म हो गया राम पांडे जी, लेकिन बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। समय खत्म हो गया मेरे पास वैसे, लेकिन राम पांडे जी। देखिए जी मीडिया को डरा कर रखा है कि यदि आपने राहुल गांधी का इंटरव्यू लिया तो आपका लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा, आप पर ईडी भेज दी जाएगी। इसलिए राहुल जी का इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। कई इंटरव्यू अभी केजरीवाल के लिए गए और केजरीवाल के इंटरव्यू प्रदर्शित नहीं होने दिए। कई नेताओं के पांडे साहब, IBC 24 किसी से नहीं डरता। आप राहुल गांधी जी से कहिए हम इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। आज बात करिए, आज तैयार हैं जी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए नरेंद्र मोदी जी की, मैं राहुल गांधी जी को तैयार कर लूंगा। चलिए, बहुत फिलहाल कांग्रेस में मैं राहुल जी को तैयार कर लूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी में खुला छूट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। समय की पाबंदी, वरना इस चर्चा को हम बहुत लंबी कर सकते थे, लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, लेकिन जिस बात का हमने जिक्र किया था कि असल मुद्दों के बजाय तमाम ऐसे मुद्दों की चर्चा इस चुनाव में हो रही है जिसका जनता से क्या जुड़ाव है, नहीं है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। क्योंकि जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर हमारे मुद्दे हैं कहां, उन मुद्दों की बात कौन कर रहा है, और उसी के तहत जनता सोच समझकर अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। 4 तारीख को नतीजा सामने आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। नमस्कार।